जय हिंद दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक में जो एम्पलीफायर होता है, प्रवर्धक होता है, उसका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे और उसको क्रमशः एक एक हम एम्पलीफायर को समझेंगे कि कौन सा एम्पलीफायर किस जगह यूज़ करते हैं और कितने प्रकार से इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो जो एम्पलीफायर होता है वो मुख्यतः चार प्रकार से होता है। एक तो पहला हम इसको उपयोग के आधार पर लेते हैं, यूज के आधार पर लेते हैं, तो वो दो प्रकार से होता है, एक वोल्टेज एम्पलीफायर और दूसरा पावर एम्पलीफायर। जो दूसरा एम्पलीफायर होता है तो वो होता है आवृत्ति के आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। तो यह भी दो प्रकार से होता है, एक तो आइडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कार्य करता है, और जो दूसरा होता है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है। तो यह 20 किलो हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब जो तीसरा एम्पलीफायर है तो वह होता है कपलिंग के आधार पर। यह भी तीन प्रकार से होते हैं, एक आरसी कपलिंग एम्पलीफायर, दूसरा ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर और जो तीसरा होता है तो डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर होता है। और जो चौथा एम्पलीफायर हमारा है तो वह ऑपरेशन के आधार पर एम्पलीफायर है। तो यह भी 5 प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। पहला क्लास ए एम्पलीफायर, दूसरा क्लास बी एम्पलीफायर, तीसरा क्लास ए बी एम्पलीफायर, चौथा क्लास सी एम्पलीफायर और पांचवा क्लास डी एम्पलीफायर। तो इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार से एम्पलीफायर हैं और 4 प्रकार के जो एम्पलीफायर हैं उसके भी एक एक दो दो कुछ डिवाइड किए हैं पार्ट में। तो हम समझेंगे यहाँ पास क्रमशः जो क्लास ले लेते हैं, अभी कपलिंग के आधार पर ले लेते हैं। तो कपलिंग के आधार पर जो हम तीसरे नंबर के देखें कपलिंग के आधार पर, तो उसको समझेंगे कि कपलिंग के आधार पर जो हम 3 प्रकार के बताएं, एक आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। तो इनको पहले हम निपटाते हैं और एकदम बारीकी से छोटी चीज़ सीखते हुए चलेंगे हम और बेहतरीन तरीके से हम समझेंगे। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर में जो कपलिंग होती है तो वहाँ कपलिंग के आधार पर हम एम्पलीफायर को यहाँ बांटेंगे। तो कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर तो कपलिंग को हम क्या बोलेंगे? कपलिंग को बोलेंगे हिंदी में युग्मन। कपलिंग को युग्मन बोलेंगे हिंदी में। तो इसमें हम जो कपलिंग के आधार पर एम्पलीफायर होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। तो पहला आरसी कपलिंग होता है। कौन सा होता है? पहला आरसी कपलिंग एम्पलीफायर होता है। तो यहाँ आरसी कपलिंग को हम समझेंगे। आरसी कपलिंग का क्या मतलब होता है? तो इसमें हम कपलिंग करने के लिए लेते हैं पहले ट्रांजिस्टर को। तो ट्रांजिस्टर को ही हम क्या करते हैं? कपलिंग करते हैं। इससे पहले हम सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को देखा था। जो सिंगल स्टेज के एम्पलीफायर होते हैं उसी को हम यदि मध्य वाला स्टेज में हम जोड़ना चाहें तो यहाँ इस प्रकार से बताए थे कि ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हो गया, मध्य वाला स्टेज एम्पलीफायर हो गया और ये अंतिम स्टेज यानी लास्ट स्टेज वाला एम्पलीफायर हो गया। तो इस सिंगल स्टेज के एम्पलीफायर से यदि हमको दूसरे स्टेज के एम्पलीफायर में क्या करना है? जोड़ना है। तो उसके लिए हम कपलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ 3 प्रकार से कपलिंग करेंगे। पहला आरसी कपलिंग हो गया, तो यहाँ पास हम कपलिंग जो करेंगे तो वो आरसी कपलिंग होगा। तो इसी को हम देखेंगे। फिर इसके बाद ट्रांसफार्मर कपलिंग और एक डायरेक्ट कपलिंग। तो इसको ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर में हम यहाँ पास लगाते हैं इस प्रकार से 2 सिरा। एक तो ये होता है हमारा एमीटर और यहाँ हमने लगाया था जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर पढ़े थे उसी को हम यहाँ कपलिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया प्रतिरोध और यहाँ कैपेसिटर हो गया। यहाँ हमने प्रतिरोध को लगाया था और यहाँ से ले लिए थे हम। इस प्रकार से इसको करेंगे कपलिंग। तो यहाँ भी हमने एक ट्रांजिस्टर को ले लिया
और ये ट्रांजिस्टर सेम उसी प्रकार से हो गया जैसे अभी हमने बनाया। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर और यहाँ कैपेसिटर को हमने लगा दिया। ये हमारा हो गया कलेक्टर। तो कलेक्टर के लिए हमने यहाँ पास आगे इस प्रकार से बढ़ा दिया। इसको हम सप्लाई दिए थे, तो यहाँ हम पूरा इस कॉमन को, एक कलेक्टर को क्या किए हैं, कॉमन किए हैं। तो इसको हम कलेक्टर कॉमन लिखेंगे और सप्लाई दे रहे हैं। वोल्टेज भी कौन सी है हमारी, पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव वोल्टेज कॉमन कलेक्टर सप्लाई बोलेंगे यहाँ पास। यहाँ इसका बेस हो गया और इस बेस के हम यहाँ लगाए थे वोल्टेज डिवाइडर की यूज करते हैं, बताया था सर्वाधिक। तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए हम प्रतिरोध को लगा दिए और यहाँ हमने बना दिया इस प्रकार से कैपेसिटर, जो इसका इनपुट कैपेसिटर है। यहाँ से अप्लाई करेंगे हम सिग्नल को, किसको, सिग्नल को हम अप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से हो गया सिग्नल। अब इसको हम ले लेंगे यहाँ कॉमन, इस प्रकार से हमने जोड़ा। इसको भी हम वोल्टेज डिवाइडर की यूज करते हैं, तो प्रतिरोध हमको लगाना पड़ेगा। तो ये हमने लगा दिया प्रतिरोध। ये हो गया इसका बेस। अब ये हो गया हमारा एक ट्रांजिस्टर Q1 और ट्रांजिस्टर Q2 हो गया। इसको हम कपलिंग कलेक्टर बोले थे, तो यहाँ दूसरे नंबर का है और कपलिंग कलेक्टर यहाँ हमारा होगा पहले नंबर का, उसको हम नामकरण करते हैं अभी। तो ये हो गया एमीटर, हमारा एमीटर कैपेसिटर हो गया और ये भी एमीटर कैपेसिटर हो गया, पहले नंबर का हो गया। और ये एमीटर कैपेसिटर दूसरे नंबर का हो गया। ये एमीटर प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध ये दूसरे नंबर का होगा और ये एमीटर प्रतिरोध है जो पहले नंबर का होगा। ये R1 प्रतिरोध है और ये R2 प्रतिरोध है, ये R3 प्रतिरोध है और ये R4 प्रतिरोध है। यहाँ पास हमारा ये कलेक्टर प्रतिरोध हो गया। कौन सा प्रतिरोध है, यह कलेक्टर प्रतिरोध है जो 2 नंबर का होगा, चूँकि कलेक्टर प्रतिरोध एक हमारा यहाँ भी है 1 नंबर का। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ ये फर्स्ट स्टेज का एम्पलीफायर हो गया और ये सेकंड स्टेज का एम्पलीफायर हो गया। इनके ये फर्स्ट एक स्टेज का ये हो गया, एक स्टेज का ये पहला स्टेज हो गया। मध्य वाला स्टेज, लाल वाला स्टेज, लास्ट वाला स्टेज जो होता है तो पावर एम्पलीफायर होता है। तो इसमें हम आरसी एम्पलीफायर को, हम आरसी एम्पलीफायर जो कपलिंग है तो उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे। तो इसमें परिभाषित तो करेंगे हम कि वह एम्पलीफायर जिसको जोड़ने के लिए हम प्रथम चरण के एम्पलीफायर को दूसरे चरण के एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए हम कैपेसिटर संधारित्र का प्रयोग करते हैं, वह आरसी कपलिंग कहलाती है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, कैपेसिटर के यूज करेंगे, संधारित्र के यूज करेंगे। तो ये हमने इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ संधारित्र का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा संधारित्र। तो ये संधारित्र हो गया और कपलिंग कर दिया और ये कपलिंग कैपेसिटर एक हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ दिए। तो ये दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ दिए तो कैपेसिटर कपलिंग 1, कैपेसिटर कपलिंग 2। तो ये कैपेसिटर कपलिंग होता है। तो इसमें हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या दिख रहे हैं, एक तो प्रतिरोध दिख रहा है और दूसरा इसमें कैपेसिटर दिख रहा है। तो कैपेसिटर जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगाए थे वो दिख रहा। तो इसमें प्रतिरोध और संधारित्र यही 2 चीज़ ज़्यादा दिखते हैं, तो रजिस्टर और कैपेसिटर, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आरसी कपलिंग बोलते हैं। अब ये जो आरसी कपलिंग होता है तो इसमें हमको देखना ये होगा कि इसका फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स होता है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसमें कैसा होता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हम इस प्रकार से देखेंगे कि ये हो गई हमारी आवृत्ति, हो गई फ्रीक्वेंसी, और ये गेन को दर्शाता है जो वोल्टेज गेन है। तो ये वोल्टेज गेन को दर्शाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास फ्रीक्वेंसी होगी 0 होगा और वोल्टेज गेन भी 0 होगा। इस टाइम पे हमारे यहाँ पास फ्रीक्वेंसी वोल्टेज गेन 0 है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी बढ़ती है और वोल्टेज गेन बढ़ता है तो कुछ इस प्रकार से इसका जो फ्रीक्वेंसी हमारी है तो ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी की दिशा में बढ़ रही है। तो कुछ इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही और इसमें जो यहाँ पास वोल्टेज है तो वोल्टेज गेन भी हमारा इतना बढ़ चुका है। अब इसको हम देखें कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितना है। तो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी यहाँ 20 हर्ट्ज़ से, ये फ्रीक्वेंसी जो होगी तो 20 किलो हर्ट्ज़ की यह फ्रीक्वेंसी है हमारी। कितनी है, 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो ये 20 किलो से 20 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है।
तो फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम बैंडविड्थ बताए थे, क्या बताए थे कि जितने परास के लिए उसको हम डिजाइन किए हैं, यदि उतने ही परास पर यह कार्य करती है तो वह उसकी फ्रीक्वेंसी बैंड हो जाए, वह उसकी बैंड बिट्स हो जाएगी। तो इसकी जो बैंड बिट्स है तो इतने परास के लिए हम इस एम्पलीफायर को डिजाइन किए हैं। तो यदि इतने ही परास के एम्पलीफायर को यह उतने ही परास के एम्पलीफायर पर वो काम करता है तो उसकी बैंड बिट्स अच्छी होगी। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स है यानी आवृत्ति प्रतिक्रिया, तो इसकी जो आवृत्ति प्रतिक्रिया है वो क्या है, अच्छी होती है। इसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया अच्छी क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है, विरूपण होता है, वो विरूपण बहुत कम होता है। तो विरूपण इसमें कम होगा, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो होगी, आवृत्ति प्रतिक्रिया होगी, वो एक्सीलेंट होती है। क्या होती है, एक्सीलेंट होती है, मतलब सर्वोत्तम होती है। तो यह इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। मतलब एक इसमें स्टेबिलिटी आप देख रहे होंगे कि स्थिर है। क्या यह ऊपर नीचे कुछ ऐसे ऐसे दिख रही है आपको, नहीं दिख रही। तो यह कैसी है, एक स्थिर है। तो इसकी हम स्थिर है तो इसको बोलेंगे कि एक्सीलेंट है, यह सर्वोत्तम है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स वो कैसी होती है, एक्सीलेंट होती है। तो एक्सीलेंट होगी, एक्सीलेंट को क्या बोलेंगे हम, सर्वोत्तम होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स सर्वोत्तम होती है, एक्सीलेंट होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी प्रकार से आपको जब हम ट्रांसफार्मर बताएंगे कपलिंग, तो उसमें भी उसका याद रखना होगा, और आपको जब बताएंगे हम डायरेक्ट कपलिंग तो उसका भी याद रखना होगा। तो इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होती है, सर्वोत्तम होती है। अब इसमें जो एम्पलीफायर का हम यह यूज करते हैं, तो एक कौन से एम्पलीफायर में यूज किए हम, एक प्रथम एम्पलीफायर और दूसरे एम्पलीफायर को हम इसको जोड़ने के लिए किए, लास्ट वाले में इसका हम कोई काम नहीं ले रहे हैं। तो फर्स्ट एम्पलीफायर और दूसरे एम्पलीफायर को जो मैंने बोला था, तो यह किसको एम्पलीफाई करता है, तो यह वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, मैं बताया था। तो यह वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए इस हम आरसी कपलिंग का यूज़ करते हैं। और जो मल्टी स्टेज में हम लास्ट वाला बताए थे, तो यह किसको एम्पलीफाई करता है, तो यह पावर को एम्पलीफाई करता है। तो यहाँ ये पावर को एम्पलीफाई नहीं कर रहा, ऑप्शन में देता है तो आरसी कपलिंग किसको एम्पलीफाई करता है, तो वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, ना कि पावर को करता है। तो यह वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा। तो इसका जो उपयोग है वो कहाँ करते हैं, तो इसका जो उपयोग है तो वो करते हैं हम आइडियो फ्रिक्वेंसी के एम्पलीफायर में करते हैं। किसमें, आइडियो एम्पलीफायर में। तो जो आइडियो एम्पलीफायर होता है वहाँ इसका यूज़ करते हैं। ये चीज़ मैं पहले भी बताया था कि जो आरसी कपलिंग है तो इसका यूज कहाँ करेंगे, आइडियो एम्पलीफायर, मतलब जो लो वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है आपकी आइडियो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो आइडियो फ्रीक्वेंसी पर हम इसका यूज़ करेंगे। आइडियो एम्पलीफायर, आइडियो फ्रीक्वेंसी के एम्पलीफायर में ही इसका यूज हम करते हैं। इसमें जो दूसरी चीज़ है, तो विरूपण तो सबसे कम हो गया, ये आपको दिख रहा कि जब इसकी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है तो विरूपण इसमें नहीं है। तो फिर इसकी एक्सीलेंट तभी हुई जब विरूपण नहीं है इसमें। इसका जो वोल्टेज गेन होता है और पावर गेन होता है तो वह निम्न होता है। वोल्टेज गेन और पावर गेन क्या होता है, इसका निम्न होता है। जब इसमें आप देखेंगे कि अभी हम इससे आगे भी बढ़ेंगे, तो जिसमें यदि यह अच्छा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा है, तो वहाँ वोल्टेज गेन और पावर गेन वह निम्न हो जाएगी। और जहाँ वोल्टेज गेन पावर गेन उच्च होगी वहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निम्न हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा है तो वोल्टेज और पावर गेन क्या है, निम्न है। तो इसमें वोल्टेज और पावर गेन क्या होती है, निम्न होती है। तो यहाँ वोल्टेज गेन एंड पावर गेन निम्न होती है, निम्न
होती है। तो वोल्टेज गेन और पावर गेन इसमें निम्न होती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पास इतना याद रखना है। अब हम जो दूसरा देखेंगे तो दूसरा हम देखेंगे यहाँ पास ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग क्या होती है उसको हम समझते हैं। तो यह पहला हो गया। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग। इसकी सभी की PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम LP टेक्निकल टेलीग्राम में आप जाएंगे, वहाँ इसकी पूरी PDF डली हुई है। तो वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं और नोट किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ अब देखेंगे हम दूसरा RC कपलिंग। तो RC कपलिंग किसको बोलते हैं हम, यहाँ RC कपलिंग हो गया। अब देखेंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो ट्रांसफार्मर कपलिंग, तो ट्रांसफार्मर जो कपलिंग एम्पलीफायर होगा, एम्पलीफायर, तो इसमें होता ये है कि यहाँ कपलिंग के लिए हम यूज करेंगे ट्रांसफार्मर का। किसका यूज करेंगे हम, ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे इसके कपलिंग के लिए। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पास लगाएंगे क्या, ट्रांसफार्मर लगाएंगे। इसको भी हम हटाते हैं और इसके पास हम लगा देते हैं ट्रांसफार्मर। तो आप नया डायग्राम यदि बना रहे होंगे साथ में तो बनाएंगे, उसी पे नहीं कर देंगे आप भी। तो यहाँ पास हमने लगा दिया ट्रांसफार्मर और दूसरा हम यहाँ पास और ट्रांसफार्मर एक लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर। और इस ट्रांसफार्मर हम सीधे ही लगा देते हैं क्या, लोड। तो ये लोड क्या है, लोड में हम लगा देते हैं इसमें स्पीकर को। तो स्पीकर से हमने लोड में लगा दिया और यहाँ क्या निकलेगा आपका, गाना। गाना जैसे आप सुनते हैं म्यूजिक, यहाँ से गाना निकलेगा। तो फिर हम यहाँ पास क्या किए, सीधे हम ट्रांसफार्मर कपलिंग करने के लिए हम जो प्रथम स्टेज का एम्पलीफायर है वो सेकंड स्टेज के एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसीलिए इसको हम ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर बोलेंगे। तो परिणामित्र युग्मन प्रवर्धक इसको हम बोलेंगे। तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें हमारा परिवर्तन क्या होता है, क्या चेंजेस आता है पहले से। तो इसमें चेंजेस ये आएगा कि हमने देखा कि इसकी डेफिनेशन को देख लिया। अब दूसरा इसमें चेंजेस ये आने वाला है कि भाई इसकी जो यूज है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर में, सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर में करेंगे कि लास्ट स्टेज एम्पलीफायर में करेंगे। तो इसका हम जो यूज करते हैं तो वो अंतिम चरण प्रवर्धक में करते हैं, लास्ट स्टेज एम्पलीफायर में करते हैं। तो इसमें इसको लास्ट स्टेज एम्पलीफायर में करने से हमको फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रांसफार्मर है तो इसमें एम्पीडेंस मैचिंग का गुण होता है। तो एम्पीडेंस मैचिंग के गुण के सिद्धांत पर यह जो पावर को ट्रांसफ़र करता है तो वह उच्च अधिकतम ट्रांसफ़र करता है, जो स्थानांतरण करता है, परिवर्तित करता है पावर को। तो एम्पीडेंस मैचिंग के सिद्धांत पर यह ज़्यादा अधिकतम पावर को ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ से जो हमने पावर को यदि ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे, इसको हम कहाँ लगाएंगे, इसको पूरे को हम लगाएंगे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के जो लास्ट वाला अंतिम वाला चरण होता है। तो उस अंतिम वाले चरण में इसको हम लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ये प्रथम चरण हुआ और ये सेकंड चरण हुआ और ये हमारा अंतिम चरण हुआ। तो इसी चरण में हम इसको लगाएंगे। तो इसको इसी चरण में लगाएंगे तो यहाँ से जो लोड को सीधे मिलेगा आपको स्पीकर को कोई भी पावर, तो वो पावर क्या होगी, अधिकतम होगी। तो वो पावर आपकी मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी। अधिकतम क्यों होगी, क्योंकि इसमें एम्पीडेंस मैचिंग का गुण होता है। तो एम्पीडेंस मैचिंग का गुण होता है इसलिए इसमें क्या होगी, पावर को अधिकतम ट्रांसफ़र करेगा। एम्पीडेंस क्या होते हैं, एम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, उसका एक अलग ही है, टॉपिक ही अलग, उसको विवरण बताएंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ एम्पीडेंस मैचिंग का इसमें गुण होता है, इसलिए यह मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र करती है आउटपुट में।
इम्पीडेंस जो मैचिंग होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अनुनाद आवृत्ति के सिद्धांत प्रकार करता है, अनुनाद आवृत्ति के सिद्धांत प्रकार करता है। तो यहाँ पास इसमें अब देखना है आपको कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है तो वह कैसी होती है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की हम चर्चा करेंगे कि भाई ट्रांसफार्मर कपलिंग में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगी वो कैसी होगी। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है वो एक्सीलेंट नहीं होगी, वह एक्सीलेंट नहीं होगी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है तो कुछ इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से होगी। इसका मतलब कि यह जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है इसकी तो कोई अस्थाई नहीं है, स्टेबिलिटी इसमें नहीं है। तो इसमें जब स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व तो नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम सर्वोत्तम हो। तुमको हम बोलेंगे कि क्या तुम सर्वोत्तम हो, तुम्हारी तो एक स्थिरता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम कहीं ऐसे ऐसे चल रही हो। हम कहीं ईयरफोन यदि लगा लिए तो कोई जो म्यूजिक है तो उसमें एक हम म्यूजिक जो लगाए मोबाइल में तो वो ठीक है, एक मतलब लय में, एक नियत आवाज़ में वो बजेगा, तब तो हमको लगेगा कि आहा मज़ा आ रही गाना सुनने में। लेकिन जब वह कहीं धीरे बजा और बहुत तेज़ से बजा तो आप झचक जाएंगे, अरे क्या हो गया। तो यहाँ पास जब धीरे बजा और बहुत तेज़ से बज गया तो फिर आपके लिए क्या कहेंगे कि बड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब है, इसकी कंडीशन तो बहुत पुअर कंडीशन है, बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है। तो उसकी कंडीशन क्या होगी, पुअर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो वही हाल इसका भी है कि इसको जिस रेंज पे बनाया गया तो उस रेंज पे इसको स्थिरता नहीं मिली, अस्थायित्व तो नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या है, पुअर है। पुअर मतलब क्या है, ख़राब है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होती है यहाँ पास पुअर होगी, ख़राब होगी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो गई पुअर तो आपसे हम पूछें कि भाई वोल्टेज गेन और पावर गेन आप बताइए अच्छा होगा कि ख़राब होगा। तो मैंने वहाँ पास बताया था कि वहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है तो एकदम अच्छा है, बेहतरीन है, सर्वोत्तम है, एक्सीलेंट है। तो वहाँ वोल्टेज गेन और पावर गेन डाउन हो गई थी, लेकिन इसको मौका अब मिल गया। जैसे ही फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ख़राब हुआ इसका तो वोल्टेज गेन और पावर गेन फट से एकदम आ गए अपने पावर में। तो यहाँ पावर वो लोग जमा लिए, तो यहाँ पुअर हो गया जैसे ही, तो इसका जो वोल्टेज गेन और पावर गेन है तो वो हो गई क्या, अच्छी हो गई, यानी उच्चतम हो गई। तो वोल्टेज गेन और पावर गेन क्या होगी, निम्न नहीं होगी। इसकी वोल्टेज गेन और पावर गेन क्या होगी, अधिकतम होगी, यानी उच्चतम होगी। अधिकतम यानी मैक्सिमम। तो इसकी जो वोल्टेज और पावर गेन होगी क्या होगी, वह मैक्सिमम होगी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पास याद रखना है। इसका यूज कहाँ करेंगे, एम्पलीफायर के लास्ट स्टेज में करेंगे, यानी अंतिम चरण में इसका यूज हम करते हैं। इसमें कुछ और ख़राबी होती है। इसमें क्या ख़राबी होती है, इसमें कुछ इसके पुअर ख़राबी के साथ साथ इसमें ये दिक्कत होती है कि भाई जब हम कैपेसिटर लगाए थे तो उसका साइज़ वगैरह छोटा था, हल्का था, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे, छोटे थे। तो इसमें जो हम ट्रांसफार्मर लगाए हैं ना, तो आप यह ना सोचिएगा कि वो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर होंगे। वो ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर छोटे होते हैं। यदि आप चार्जर वगैरह फोड़े तोड़े होंगे, टीवी के अंदर छोटे देखे होंगे ट्रांसफार्मर, तो वो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं छोटे छोटे। तो वही ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं जो आपके घर में अड़ोसी पड़ोसी बगल में लगे होते हैं, वो भारी ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहे हैं। तो वो जो छोटे ट्रांसफार्मर इतने बड़े भी ट्रांसफार्मर हुए तो उसको एक इतने स्थान में यदि हम एक ट्रांसफार्मर को लगाएं तो इतने ही स्थान में हम कैपेसिटर को 5-6 कैपेसिटर को लगा सकते हैं। तो यह क्या करता है, स्थान जो है तो ज़्यादा घेरता है और इसका फिर वेट भी, वजन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी ये खराबी ये है कि यह स्थान ज़्यादा घेरता है और इसका जो वजन है तो वो भी हो जाता है भारी, और यह महंगा भी अपेक्षाकृत मिलता है। तो इसमें दूसरी खराबी ये भी होती है इसके पुअर होने के साथ साथ।
तो यहाँ पास हमने देखा कि यह ट्रांसफार्मर कपलिंग हुआ। अब दूसरे कपलिंग को देखेंगे, नेक्स्ट जो कपलिंग होती है और तीसरी जो कपलिंग होती है वो होती है डायरेक्ट कपलिंग। तो डायरेक्ट कपलिंग क्या होती है भाई? तीसरी जो कपलिंग होगी वो होगी हमारी डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर। तो डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर हम देखेंगे जो तीसरी कपलिंग होगी, तो इसको हम इरेज करते हैं। आपको वीडियो क्लियर दिख रहा होगा? ओके, मैंने चेक किया, वीडियो बिल्कुल क्लियर दिख रहा। तो अब हम समझेंगे कि भाई क्या होता है इसमें डायरेक्ट कपलिंग, इसमें हम क्या चीज़ लगाते हैं, क्या चीज़ नहीं लगाते हैं। इसमें तो बहुत सारे हमने रजिस्टर भी लगा लिए, कैपेसिटर भी लगा लिए, क्या इसमें भी हम रजिस्टर कैपेसिटर लगाते हैं? तो इन सारी चीज़ों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है तो वह इम्पोर्टेंट है, उसको आप याद रखिएगा। इसमें हम देखेंगे डायरेक्ट कपलिंग में क्या करते हैं कि एक तो हम पहले ट्रांजिस्टर को इस प्रकार से लेते हैं, ज़्यादा गोल आकार का नहीं बना पाते हैं। आप काफ़ी समझदार हैं तो समझते होंगे कि ये गोल आकार का ही बना रहे थे, परंतु हम बना नहीं पाए। तो ये हो गया ट्रांजिस्टर, एक हो गया। यहाँ दूसरा हम ट्रांजिस्टर को लगाते हैं और यहाँ एक तीसरे ट्रांजिस्टर को हम लगाते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर जो हो गया तो इसका ये हो गया बेस, एमीटर, कलेक्टर। तो इसका जो कलेक्टर होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ ट्रांजिस्टर का हम ये लिए बेस, एमीटर और कलेक्टर, तो कलेक्टर इसका इस प्रकार से हो गया। यहाँ जो ट्रांजिस्टर है तो ये बेस हुआ, ये कलेक्टर हुआ और ये इसका एमीटर हुआ और यह इसका बेस हुआ। तो इस प्रकार से मैंने ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है। इसको हम ऐसे जोड़ेंगे। तो ये जो कलेक्टर होता है तो कलेक्टर के साथ इसमें हम प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इसके कलेक्टर के साथ इसके हम प्रतिरोध को जोड़ देते हैं और यहाँ भी इसके कलेक्टर के साथ हम प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इसमें मैं कोई प्रतिरोध नहीं लगाता हूँ, यहाँ मैं कोई प्रतिरोध नहीं लगाया। इसके एक कलेक्टर में मैंने प्रतिरोध को जोड़ दिया और इसको हम कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट इसको हम जोड़ दिए। और जो इसका एमीटर है तो इसके एमीटर को हम सीधे ही जोड़ देते हैं। तो इसका ये एमीटर हो गया। यहाँ से मिल गया आपको वोल्टेज और ये एमीटर हो गया। यहाँ प्रतिरोध किसका है? ये कलेक्टर का है तो आरसी लिखेंगे। इसका ये क्या है? प्रतिरोध कलेक्टर का है तो आरसी लिखेंगे। और इसमें जो हम इनपुट सिग्नल दिए हैं तो वो इनपुट सिग्नल हम यहाँ से इसको देते हैं, ऐसे इनपुट सिग्नल यहाँ से देंगे और यहाँ से इसको हम आउटपुट सिग्नल लेते हैं। इसके नीचे से हम आउटपुट सिग्नल यहाँ लेंगे। तो ये आउटपुट सिग्नल हुआ। आउटपुट सिग्नल मतलब कुछ इस प्रकार से हम आउटपुट सिग्नल एम्पलीफाई करके वो बड़े आकार का होगा। तो आउटपुट सिग्नल हमने ले लिया और इसको हम सीधे ही यहाँ से जोड़ दिए। तो ये भी हमारा प्रतिरोध RC1 हो गया, RC2 हो गया और RC3 हो गया। ये हमारा ट्रांजिस्टर हो गया 3। तो इसमें हमने डायरेक्ट कपलिंग में हम सीधे ही जोड़ दिए। तो आप बोलेंगे कि भाई इसमें आप ना तो ज़्यादा ट्रांसफार्मर ही लगाए एक भी और ना ही इसमें आप कैपेसिटर ही लगाएं, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो इसके साथ मैं कोई गुनाह नहीं किया। इसकी इच्छा थी कि भाई मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं कम फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल होगा उस पर हम काम करूँगा, लेकिन हमें आप ट्रांसफार्मर मत जोड़ो और ना ही मेरे अंदर
कैपेसिटर जोड़ो, क्योंकि कैपेसिटेंस मेरे अंदर इतना नहीं है कि मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर पाऊँ। तो इसने बोला कि हमको आप ट्रांसफार्मर मत जोड़ो, ना तो कैपेसिटर जोड़ो, और हमको कम फ्रीक्वेंसी के आवृत्ति पर काम कराओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इसने बोला, तो मैं उसकी बात को स्वीकार कर लिया। तो बोला कि भाई, इससे पूछा एक बार कि तुम कितने आवृत्ति तक कार्य करोगे, तुम बता दो बाबू अपने इच्छा से। तो इसने बोला कि मैं खुशी खुशी कर लूँगा 10 आवृत्ति तक की हम फ्रीक्वेंसी पर क्या खुशी खुशी काम कर लूँगा, लेकिन जब इससे ज़्यादा आप हमारे ऊपर आवृत्ति का बोझ डालेंगे तो फिर मैं काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो मैं बोला ठीक है, तुम यहाँ पास 10 आवृत्ति की हर्ट्ज पर ही तुम काम करो, तुम ज़्यादा आवृत्ति के ऊपर मत काम करो। तो यहाँ पास इसको हम जो वोल्टेज गेन दिए, तो कुछ इस प्रकार से वोल्टेज गेन को बढ़ाया और इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जहाँ तक इसकी काम करने की क्षमता थी, तो वो 10 हर्ट्ज थी। तो इसमें हम ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं लेते हैं, इसलिए इसमें हम कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर नहीं जोड़ते हैं। इसमें हम प्रथम स्टेज के एम्पलीफायर को सेकंड स्टेज के एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए सीधे ही हम जोड़ देते हैं। तो इसमें कोई हम ट्रांसफार्मर और संधारित्र का यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डायरेक्ट यानी सीधे जोड़ देते हैं, इसलिए इसको सीधे या डायरेक्ट युग्मन प्रवर्धक इसको हम बोलेंगे। तो इसमें होता क्या है कि यह कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है, तो वह 10 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पर यह काम करता है। तो यदि आप फ्रीक्वेंसी को अभी 10 किए हैं, आपको पता है कि डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तो 10 से यदि फ्रीक्वेंसी को आप घटाते गए, कम करते गए, तो कभी आपके पास फ्रीक्वेंसी रही होगी कितना, 10 रही होगी, फिर आप 5 पे आए होंगे, 3 पे आए होंगे, 2 पे आए होंगे, फिर 1 पे आए होंगे, और फिर यहाँ आते आते आप 0 पे आ गए। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पास 0 हो गई, तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, एसी बोलेंगे कि डीसी बोलेंगे। तो इसको आप जब फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, तो इसको आप क्या बोलेंगे, डीसी बोलेंगे। तो 10 फ्रीक्वेंसी या 10 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी पर यह कार्य करता है। तो यदि आवृत्ति इसमें है, तो हम बोलेंगे कि 10 हर्ट्ज से कम एसी फ्रीक्वेंसी पर यह कार्य करता है, तथा यह डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। 10 हर्ट्ज से कम तक की फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करता है एसी में यदि है, और डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए इसको हम आरसी कपलिंग का यूज़ करते हैं। तो आरसी कपलिंग का यूज़ हमने किया यानी लो सिग्नल के लिए। तो इसमें लो सिग्नल के लिए हमने इसका यूज किया। इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखें कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा है, तो इसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को हम बोलेंगे कि इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, आवृत्ति प्रतिक्रिया है, वो कैसा है, इसकी आवृत्ति प्रतिक्रिया बिल्कुल गुड है। गुड यानी क्या है, अच्छा है। तो इसकी जो आवृत्ति प्रतिक्रिया है वो क्या होती है, अच्छा होती है, गुड होती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पास याद रखना है। और 10 हर्ट्ज से कम के लिए सिग्नल के लिए इसका यूज़ करते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पास इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं जो मैंने पढ़ाया था थर्मोकपल। तो इंस्ट्रूमेंट में इससे पहले जो इंस्ट्रूमेंट में बहुत सारे उसमें लेक्चर डले हुए हैं, इंस्ट्रूमेंट में एक थर्मोकपल मैंने बताया था। तो थर्मोकपल में जो धारा प्रवाहित होती है वो बहुत कम होती है। तो थर्मोकपल में जो धारा प्रवाहित होगी तो उसको थर्मोकपल की धारा, तथा इसको हम बोल सकते हैं जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक धारा है, उस धारा को यहाँ पास क्या करने के लिए, उस धारा के सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम यहाँ पास इसका यूज करते हैं। तो जो आपका थर्मोकपल होता है,
थर्मो कपल थर्मोकपल हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो गई, थर्मोकपल करंट हो गई, यहाँ पास करंट हो गई, थर्मोकपल करंट हो गई। तो इस करंट को हम क्या करने के लिए एम्प्लीफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो किसका यूज करते हैं? तो यहाँ जो इसकी करंट है, इस करंट को एम्प्लीफाई करने के लिए हम इसका डायरेक्ट कपलिंग एम्प्लीफायर का यूज करते हैं। तो यहाँ पास इसका यूज के लिए या फिर ऑपरेशनल जो एम्प्लीफायर होते हैं और ऑपरेशनल जो एम्प्लीफायर होते हैं उसमें भी इसका यूज करते हैं। तो ऑपरेशनल एम्प्लीफायर में भी इसका यूज हम करते हैं। अब इसमें जो वोल्टेज गेन होती है ना, तो वो वोल्टेज गेन यदि यह 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है तभी तक के लिए यह अस्थाई होगी, स्टेबल होगी। यदि 10 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की इसकी आवृत्ति होगी तो उसका वोल्टेज गेन क्या हो रही? डाउन हो रही, तो वह फिर ख़राब हो जाएगी। तो 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के लिए इसका जो वोल्टेज गेन होता है वह ठीक ठाक होता है, और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका वोल्टेज गेन खराब हो जाएगा। अब देखेंगे हम कि ये जो हम अभी तक कपलिंग देखें तो यह कपलिंग कैसे थे। हमारे वोल्टेज को हमने किया एम्प्लीफाई, और यहाँ पास पावर को भी हमने एम्प्लीफाई किया। अब जो पावर एम्प्लीफायर होते हैं, तो पावर एम्प्लीफायर में कुछ वर्ड आते हैं, तो उस वर्ड को हम जैसे बोलेंगे कि कलेक्टर एफिशिएंसी, तो आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसा ही एक और वर्ड है जिसको मैं बार बार बोला कि यहाँ पास डिस्टॉर्शन, विरूपण, तो वो क्या होता है इसको हम समझते हैं, ताकि आपको बोलें तो आप वहाँ डायरेक्ट कैच कर पाएँ चीज़ों को, ज़्यादा उलझन ना हो आपको। तो यहाँ हम समझेंगे कि पहले कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है। ये कपलिंग के आधार पर हमने 3 प्रकार से देख लिया। अब यहाँ देखेंगे कि कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है। कलेक्टर एफिशिएंसी, तो इसको हम बोलेंगे संग्राहक दक्षता। तो संग्राहक दक्षता कलेक्टर एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ? तो जैसे मैंने एक कोई यहाँ पास हमने लगा लिया ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को ये हो गया हमारा एमीटर, और ये हो गया हमारा कलेक्टर। तो इस कलेक्टर को मैंने दिया क्या? सप्लाई दिया, वोल्टेज दिया। ऐसे वोल्टेज अभी तक मैं देता भी था। तो इसमें मैंने क्या दिया? एसी सिग्नल दिए। तो एसी सिग्नल दिए हम। अब इसने आउटपुट में हमको क्या दिया? यह आउटपुट में सिग्नल को दे दिया एम्प्लीफाई करके, ठीक है। तो इस एम्प्लीफाई को करने के लिए, इस सिग्नल को एम्प्लीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर तो कार्य किया ही। तो ट्रांजिस्टर में जो आ रही यहाँ पास से है क्या? पावर, वोल्टेज जो आ रही है, तो वह वोल्टेज क्या? डीसी वोल्टेज है। ये कौन सी वोल्टेज है? यहाँ पास मैंने ऋण और यहाँ पास धन दिया, तो इस इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए मैं डीसी वाइसिंग देते हैं, तो डीसी वोल्टेज मैंने दिया। तो यहाँ डीसी वोल्टेज, जो डीसी धारा यहाँ से हमने क्या किया? प्रवाहित किया। तो इस डीसी धारा का जो योगदान होता है, तो यहाँ से जो हमने एम्प्लीफाई करने के लिए सिग्नल को भेजा और आउटपुट में हमको एम्प्लीफाई करके सिग्नल मिला, तो इस सिग्नल को एम्प्लीफाई होने के लिए ये जो डीसी धारा है, तो इस डीसी धारा का भी योगदान होता है। मान लीजिए मैं यहाँ 100 सिग्नल दिए हैं और हमको एम्प्लीफाई करके कितना मिल गया? यहाँ पास 120 सिग्नल मिल गए हैं। यहाँ पास सिग्नल हमने दिया 100 और धारा जो वोल्टेज दिया, तो एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ, कितना समझने के लिए, कि हाँ 100 वोल्ट मैंने दिया, तो वहाँ 100 होगा और यहाँ 0 होगा। तो 100 वोल्ट में से यहाँ से जो वोल्टेज आई होगी कितना आई होगी? 100 आई होगी। तो 100 वोल्ट में से यदि इसको हमने यहाँ पास वोल्टेज जो है, तो 20 वोल्टेज ए अपना जो वोल्टेज है, तो 20 वोल्टेज किसको दे दिया?
इस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए दे दिया। तो यहाँ से 100 वोल्टेज ये हो गया और 20 वोल्टेज ये हो गया, तो टोटल जो वोल्टेज हो गई तो 120 वोल्ट हो गई। यह समझने के लिए है कि कैसे इसको हम डिफाइन कर पाएंगे। तो इसने 120 वोल्टेज यहाँ पास क्या कर दिया, दे दिया हमको। तो सीधी सी बात ये हुई कि भाई जो डीसी का वोल्टेज है, डीसी का जो पावर है, तो डीसी का पावर कहाँ हुआ, यहाँ एसी को परिवर्तित करने के लिए, एसी सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए डीसी का भी कुछ भाग हमने उसका लिया। तो डीसी का भी कुछ भाग लिया हमने, तब तो एसी में हम क्या कर पाएँ, परिवर्तित कर पाएँ। तो एसी सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए डीसी का जो पावर है, तो डीसी का जितना पावर देने में एसी को सक्षम होता है, तो वह उसकी कलेक्टर एफिशिएंसी कहलाती है। तो हमने एसी सिग्नल दिया इनपुट में, आउटपुट में डीसी सिग्नल हमको मिल गया। अब डीसी सप्लाई जो हमने दिया था, पावर दिया था, उस डीसी पावर का भी कुछ भाग उस एसी सिग्नल को आउटपुट में भेजने के लिए कुछ पावर को डीसी को खर्च करना पड़ता है। तो वह जितना पावर खर्च किया, तो जितने पावर खर्च किया, जितने पावर उसको देने में सक्षम था, किसको, एसी सप्लाई को ट्रांसफ़र होने के लिए, तो वह जो पावर खर्च किया, जितना पावर खर्च करने में सक्षम था, तो वही पावर उसकी क्या कहलाएगी, कलेक्टर एफिशिएंसी कहलाएगी। तो ये होती है कलेक्टर एफिशिएंसी। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है। तो कलेक्टर एफिशिएंसी का मान जो होता है वह उच्च होता है। तो उच्च होता है यानी जहाँ उच्च होगा तो वहाँ उसकी हम बोलेंगे कि वाह भाई वो तो अच्छा है। तो जैसे हम किसी भी चीज़ में पढ़ते हैं कि विरूपण कम होगा तब जाके हमको अच्छा होगा। हम क्या चाहते हैं कि विरूपण उसमें बढ़े, विरूपण क्या हम लाना चाहते हैं, नहीं, वो तो विरूपण आ जाता है कहीं ना कहीं से इधर उधर, मतलब कुछ गड़बड़ी के कारण आ जाता है, तो ना चाहते हुए भी आ जाता है विरूपण। तो उसको बोलेंगे कि क्या तुम रहो ज़्यादा, नहीं, उसको बोलेंगे कि भाई तुम कम रहो। तो यहाँ पास जो कलेक्टर एफिशिएंसी है, तो वो कलेक्टर एफिशिएंसी हम चाहते हैं कि अधिक होना चाहिए। तो कलेक्टर एफिशिएंसी का मान पूछे कि अधिक होना चाहिए कि कम होना चाहिए एक अच्छे एम्पलीफायर में, तो अधिक होना चाहिए, कलेक्टर एफिशिएंसी का मान अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पास अब हम देखेंगे दूसरा जो टॉपिक आता है कलेक्टर एफिशिएंसी के बाद जो टॉपिक आता है तो विरूपण। तो विरूपण शब्द से क्या मतलब है, डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन यानी विरूपण हम बोलते हैं बार बार, तो उसका क्या मतलब है। तो इनपुट में हम क्या किए, यहाँ पास कोई हम सिग्नल को दिए और यहाँ हमने एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर लगा दिया और आउटपुट में एम्पलीफाई करके हमको कुछ इस प्रकार से सिग्नल इसने दे दिया। तो इसको हम बोलेंगे कि भाई तुम तो बहुत अच्छा यहाँ पास एम्पलीफाई किए हो, बहुत अच्छा तुम्हारा आउटपुट रिस्पॉन्स है। तो बोलेंगे ठीक है भाई। यदि इसका दिमाग ख़राब हुआ एम्पलीफायर का और बोल दिया कि मैं इसकी जो पॉजिटिव साइकिल है और नेगेटिव साइकिल है तो मैं पूरा किया था उस बार, लेकिन इस बार अब हम पूरा नहीं करेंगे, तो इसके यदि नेगेटिव साइकिल को ये क्या किया, पूरे को काट दिया इससे, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि तुम्हारी जो यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो क्या अच्छी है। इसको हम बोलेंगे कि क्या तुम्हारे अच्छी है ये, जो तुमने इनपुट में तुमको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हम हाफ साइकिल दिए, तो तुम दोनों हाफ साइकिल में से नेगेटिव को खा लिए और पॉजिटिव बस को तुम बाहर दिए हो, तो क्या तुम अच्छा किए हो। बोलेंगे कि नहीं, तुम अच्छा नहीं किए हो। तो इसको हम बोलेंगे कि इसमें भाई विरूपण है, ये अच्छा नहीं है, ये तो विरूपण है। आपको जैसे बोले थे कि यहाँ पास आप बोल रहे हैं कि हेलो, आप मोहित बोल रहे हो, यहाँ से इनपुट में आप क्या क्या बोले, हेलो आप मोहित बोल रहे हो, लेकिन आउटपुट में आपको क्या सुनाई दिया, मोहित बोल रहे हो, हेलो और शब्द आया ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे उसको, अच्छा है, आप यही बोलेंगे कि ये खराब है। तो इसमें बोलेंगे कि क्या हो गया, डिस्टॉर्शन आ गया, विरूपण आ गया, किसमें, एम्पलीफायर में। तो एम्पलीफायर में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, इसके वजह से इसमें जो हमारा विरूपण आ गया। तो विरूपण का मतलब आप शॉर्ट में शाब्दिक अर्थ में समझ गए होंगे कि भाई हम जब पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट के एसी सिग्नल के इनपुट में पॉजिटिव तथा नेगेटिव हाफ साइकिल को, दो हाफ साइकिल को हम एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर में भेजते हैं, तो उसके आउटपुट में मात्र पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी एक हाफ साइकिल मिलती है, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि उसका जो विरूपण है तो ज़्यादा है, यानी उसमें विरूपण है।
तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसा ही कुछ कार्य करते हैं हमारे यहाँ पास, जो ऑपरेशन के आधार पर एम्पलीफायर हम देखेंगे अब चौथे नंबर के। तो उस एम्पलीफायर में से जो 3 4 5 प्रकार के हम पढ़े थे, तो उसमें से कुछ प्रकार के एम्पलीफायर यही काम करते हैं, उसमें विरूपण ही बहुत ज़्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि कौन से एम्पलीफायर में विरूपण ज़्यादा होगा। तो ये होते हैं हमारे विरूपण का मतलब आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो ट्रांजिस्टर है तो वो क्या होगा, उसमें एमीटर करंट होती है। एमीटर में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, करंट बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है, तो फिर उसमें हीट भी होगा, गर्म भी होगा। तो भाई उसमें तो हम बर्फ़ रखेंगे नहीं, उसको हम ट्रांजिस्टर को कुछ ऐसे जगह पर रखेंगे कि भाई तुम गर्म तो हो जाते हो, मानते हैं तुम्हारे अंदर बहुत आवेश है, तुम आवेशित हो जाते हो, गर्म हो जाते हो, गर्मा जाते हो फटाफट, तो तुमको हम ठंडा करने के लिए भी कुछ उपाय ढूंढेंगे। भले ही हम वहाँ पास बर्फ़ ना पहुँचा पाएँ ठंडा करने के लिए, फ्रिज ना पहुँचा पाएँ, लेकिन तुम्हारे लिए भी हम कुछ उपाय करेंगे। तो यहाँ उसको उपाय करने के लिए, ठंडा करने के लिए एक दूसरा चीज़ आता है, तो उसको हम बोलेंगे उष्मा उत्सर्जन, हीट डिसिपेशन। तो हीट डिसिपेशन बोलेंगे, यानी उष्मा उत्सर्जन। तो इसको हम उष्मा उत्सर्जन, हीट डिसिपेशन बोलेंगे। किसको बोलेंगे कि भाई जो तुम ट्रांजिस्टर हो, तो तुम काम करते करते बाबू तुम गर्म हो जाते हो। क्या हो जाते हो? गर्म हो जाते हो। तो तुमको हम कूल करने के लिए भी कुछ उपाय ढूंढते हैं। ये हो गया ट्रांजिस्टर। तो यह काम करते करते गर्म हो जाता है, तो हम उसको ठंडा करने के लिए काम करते हैं कि हाँ, जो एल्युमिनियम की हम एक डिस्क को लेते हैं और एल्युमिनियम की डिस्क को हम कुछ इस प्रकार से बना देते हैं। तो एल्युमिनियम की डिस्क को हम इस प्रकार से बना देते हैं, तो यहाँ होती क्या है, हवा आती है और हवा कुछ क्षण टाइम तक यहाँ ठहरती है। तो हवा जब कुछ टाइम तक आके यहाँ ठहरेगी तो इसको करेगी क्या, कूल करेगी। ये पूरे भाग क्या होते हैं, अंदर से एकदम, जैसे आप बाइक देखे होंगे, कोई आप यहाँ पास बाइक देखे होंगे और इस बाइक में जो यहाँ पास होती है क्या, सीट होती है, ये हैंडल होता है, ज़्यादा बेहतर नहीं बना पा रहे हैं, और ये आदमी कोई बैठ के यहाँ चला रहा होता है, ठीक है, ये सीट पर बैठ के चला रहा होता है। तो यहाँ जो इंजन होता है इसका, तो इस इंजन में क्या होते हैं, कुछ कटे हुए भाग होते हैं, ऐसे ऐसे कुछ कटे हुए भाग होंगे। तो यहाँ इंजन में आप देखेंगे तो वहाँ कटे हुए भाग इसलिए होते हैं कि भाई वहाँ से जब हवा, आखिर इंजन को आगे ही क्यों लगाते हैं बाइक में, पीछे भी तो लगा सकते हैं। तो आगे जब लगा रहेगा तो हवा को संपर्क में आएगी और वह ठंडा होते जाएगा, तो इसलिए उसको हम आगे लगाते हैं। हवा आके वहाँ इंजन में कुछ टाइम तक ठहरे और उसको ठंडा करे, इसलिए उसमें हम रेडिएटर भी ऐसे ऐसे काट देते हैं, रेडिएटर भी इस तरह काट देते हैं ताकि हवा आके ठहरे, ठंडा हो। तो उसी प्रकार से जैसे बाइक में आप देखे होंगे इंजन में, तो उसी प्रकार से पीछे साइड भी हमने रेडिएटर काट दिया है ताकि हवा आके ठंडा रहे। तो यहाँ हमने ये पूरा एल्युमिनियम की ले लिया, इस प्रकार से डिज़ाइन कर लिया, और यहाँ पास हमने लगा दिया इस प्रकार से ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर को इसको लगा दिया और इसको हम पूरे इस एल्युमिनियम के भाग में हमने रख दिया। तो इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, इसको हम हीट को क्या कर रहा है, या सेंक रहा है। जैसे बोलते हैं ना कि अरे भाई मेरा पैर गर्म हो गया, ठंडी में अक्सर गर्म हो जाता है ना पैर वैर, तो ठंड हो जाता है एकदम, तो आग में क्या करते हैं, सेंकते हैं। हम लोग बोलते हैं सेंक ले, थोड़ा हाथ सेंक ले। तो यहाँ पास ये गर्म है ऑलरेडी, ठीक है, तो इसको ठंडे में ये सेंक रहा, तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्या, हीट सिंक बोलेंगे, इसको हम हीट सिंक बोलते हैं। तो इसको हम हीट सिंक बोलेंगे, इसको हीट सिंक बोलेंगे, ये होता है हीट सिंक। तो ट्रांजिस्टर जब गर्म होता है तो उसको कूलिंग करने के लिए हम हीट सिंक का यूज करते हैं। अब देखते हैं कि जो एम्पलीफायर होता है, तो एम्पलीफायर को हम क्लासिफिकेशन भी किए थे, तो एम्पलीफायर का थोड़ा हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं यहाँ पास। तो कुछ एम्पलीफायर को हम देखते हैं, जो भी हो जाए हमारा एम्पलीफायर।
तो एम्पलीफायर को ऑपरेशन के आधार पर हम कितने प्रकार से बांटे थे? 5 प्रकार से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी और क्लास डी। तो यहाँ हम क्लास ए एम्पलीफायर को समझते हैं कि भाई क्या होता है क्लास ए एम्पलीफायर। तो पहले हम देखेंगे किसको, ऑपरेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। तो ऑपरेशन के आधार पर हम इसका वर्गीकरण किए थे। तो पहले हम देखेंगे क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए जो प्रवर्धक होता है तो उसको हम देते हैं इस एम्पलीफायर को, जब इस प्रकार से सिग्नल देते हैं तो ये जो आउटपुट में हमने सिग्नल दिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को, तो यह क्या करता है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को आउटपुट में दे देता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को आउटपुट में दे देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि भाई तुम क्लास ए का काम किए हो, फर्स्ट नंबर का काम किए हो। ठीक है, तुम आउटपुट में सिग्नल को दे दिए हो, जैसा मैंने भेजा था और जैसा मैंने चाहा था तो वैसा तुम आउटपुट में दे दिए हो। तो ये इनपुट में दिया तो ये आउटपुट में हमको सेंड कर दिया। लेकिन इसने तो कर दिया कि सिग्नल को एम्पलीफाई कर दिया अच्छे तरीके से, तो क्या इसमें और जो क्वालिटी हमको देखनी होती है वो भी अच्छी होगी क्या? नहीं, वो अच्छी नहीं होगी। तो इसमें जो इसकी खराबी होती है, क्वालिटी होती है, वो क्या इसमें अच्छी नहीं होती? इसका जो पावर और कलेक्टर एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है? निम्न होती है। इसमें जो पावर क्या होती है? निम्न होती है, और कलेक्टर एफिशिएंसी भी निम्न होती है। तो यहाँ पावर और कलेक्टर एफिशिएंसी निम्न होती है। पावर और कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है? निम्न होती है। इसमें दूसरा चीज़ जो इसमें डिस्टॉर्शन है, तो डिस्टॉर्शन इसमें क्या है? कहीं नहीं है। तो इसमें यदि ऐसा कुछ होता है या एक साइकिल हट गया होता तब उसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन आ गया भाई। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें डिस्टॉर्शन क्या हुआ? निम्न हुआ। डिस्टॉर्शन इसमें निम्न होता है। तो हमको यहाँ पास पावर और इसकी जो पावर और कलेक्टर एफिशिएंसी क्या हुई? निम्न हुई, और डिस्टॉर्शन भी इसमें निम्न है। तो यहाँ पास उच्च होना चाहिए था इसको, लेकिन क्या किया इसने? निम्न दे दिया। अब इसमें जो देखेंगे कि पूरे ओवरऑल क्लास ए एम्पलीफायर की जो इसमें एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, तो वह दक्षता कितनी होती है? तो आपको बता दें कि इसकी जो दक्षता होती है वो लोड के ऊपर डिपेंड करती है। यदि इसका जो लोड में हम रजिस्टिव लोड लगाते हैं, क्या रजिस्टिव लोड लगाते हैं, जब रजिस्टिव लोड लगाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी दक्षता 25% होती है। यदि इसके हम आउटपुट में क्या लगाते हैं? आउटपुट में यदि ट्रांसफार्मर लगाते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तब फिर इसकी दक्षता कितनी होती है? इसकी दक्षता 50% होती है। इसकी दक्षता उस कंडीशन में क्या होगी? 50% होगी। यदि आपसे पूछे कि जो क्लास ए एम्पलीफायर है, तो क्लास ए एम्पलीफायर की जो यहाँ पास दक्षता होगी तो वो कितनी होगी? तो यदि क्लास ए एम्पलीफायर की दक्षता पूछता है तो आप बताएंगे कितना? कि 25% होती है। कितनी होती है? 25% होती है। यदि उसमें पर्सनल नाम नहीं लिया है कि ट्रांसफार्मर लगा है कि लोड में क्या लगा है, तो उसको आप बताएंगे 25% होती है। बता के दिया है कि ट्रांसफार्मर लगा है तो फिर आपकी 50% होती है। इस चीज़ को आपको यहाँ याद रखना है। इसमें हमने एक चीज़ और लगाया है, क्या? इसके अंदर कलेक्टर लगाए होंगे। तो यहाँ पास क्या कलेक्टर लगाए हैं, तो इस कलेक्टर की जो यहाँ पास एफिशिएंसी होगी, ये मीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया, तो इस कलेक्टर की जो एफिशिएंसी होगी तो कलेक्टर एफिशिएंसी इसकी 50% होती है। तो क्लास ए एम्पलीफायर में जो कलेक्टर एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 50% होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो एम्पलीफायर क्लास जो ए का होता है तो उसमें इतनी चीज़ आपको याद रखना था। अब क्लास बी जो एम्पलीफायर है तो उसमें हम क्या याद रखेंगे, क्या देखेंगे, इसमें क्या हमको मिलता है?
तो जो क्लास बी एम्पलीफायर होता है, तो क्लास बी एम्पलीफायर में होता यूँ है कि हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइकिल देते हैं। तो यह आउटपुट में क्या दोनों साइकिल को हमको निकाल के देगा? तो यह दोनों साइकिल को हमको निकाल के नहीं देता। पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं तो यह ओनली फॉर पॉजिटिव साइकिल को आउटपुट में देता है और नेगेटिव साइकिल को आउटपुट में नहीं देता है। तो इनपुट में पॉजिटिव तथा नेगेटिव 2 हाफ साइकिल देने पर आउटपुट में ओनली फॉर पॉजिटिव 1 साइकिल देता है, तो वह क्या होगा? वह क्लास बी एम्पलीफायर कहलाएगा। तो फिर इसकी जो दक्षता होगी, तो दक्षता यहाँ पास क्या होती है? इसकी दक्षता बढ़ जाती है। तो इसकी जो दक्षता है वो होगी बढ़ जाएगी। तो इसकी दक्षता 78.5% हो जाती है। कितना? 78.5% इसकी दक्षता हो जाती है। दक्षता सो इसकी बढ़ गई, मतलब इसमें जो पावर है, तो पावर भी इसकी क्या हो गई? पावर इसमें बढ़ गई, दक्षता बढ़ गई, मतलब पावर ही तो बढ़ी, तो इसमें दक्षता बढ़ गई। तो इसकी कलेक्टर एफिशिएंसी और जो पावर होगी वो क्या होती है? उच्च हो जाती है। तो इसमें कलेक्टर एफिशिएंसी और जो पावर है वो कलेक्टर एफिशिएंसी एंड पावर एंड कलेक्टर एफिशिएंसी क्या होती है? उच्च होती है। तो पावर एंड कलेक्टर एफिशिएंसी इसमें उच्च होती है और इसकी जो दक्षता है वो कितनी होती है? 78% होती है। तो इसमें 78% हो जाएगी इसकी। इसका जो यूज है क्लास बी एम्पलीफायर का जो यूज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका यूज करते हैं पुश पुल एम्पलीफायर में करते हैं। कहाँ करते हैं? पुश पुल एम्पलीफायर में इसका यूज़ करते हैं। पुश पुल हम आगे पढ़ाएंगे, तो पुश पुल एम्पलीफायर में इसका यूज करते हैं। तो पुश पुल एम्पलीफायर में इसका यूज हम करेंगे आगे चल के। तो ये चीज़ आपको यहाँ पास याद रखना है। एक हम लास्ट देख लेते हैं यहाँ पास जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर को हम फटाफट निपटा देते हैं कि क्लास ए बी एम्पलीफायर क्या होता है। तो क्लास ए बी जो एम्पलीफायर होगा, तो क्लास ए बी एम्पलीफायर में क्या होता है? तो यहाँ पास होता ये है कि इसका दोनों का गुण इसमें थोड़ा थोड़ा आ जाता है। एक का गुण होता है कि वह पूरे पूरे साइकिल को दे दे। क्या एक का गुण होता है कि वह पूरे पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल को देगा, यह एक का गुण होता है। लेकिन बी का गुण क्या होता है कि वह नेगेटिव साइकिल को आधा काट देता है। तो यह नेगेटिव साइकिल को आधा काट देगा। नेगेटिव साइकिल को वह पूरा ही काटता था, लेकिन ए ने बोला कि भाई मैं हूँ जब तक, तो तुम आधा तो रख लो, तुम्हारा तो काम ही है कि तुम पूरा काट के फेंक दोगे। बी का काम क्या था कि पूरा काट के फेंक देता था, लेकिन ए बोला कि जब मैं हूँ तो तुम पूरा क्यों काटोगे, मुझे भी कुछ चाहिए ना। तो ए ने इतना रोक के रख लिया और बी ने अपना इस पूरे हिस्से को काट दिया। तो इसमें जो होता है, तो इनपुट में सिग्नल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल देने पर आउटपुट में जो एम्पलीफाई होकर मिलता है, तो पॉजिटिव का एक साइकिल का हाफ साइकिल पॉजिटिव पूरा मिलता है और नेगेटिव का साइकिल जो है तो आधा मिलता है। तो उसको हम बोलेंगे क्लास ए बी एम्पलीफायर। तो इसमें जो दक्षता होगी तो ए से अधिक होगी और बी से क्या होगी? कम होगी। तो ए की जो दक्षता थी वो कितनी थी? 78.5 थी। और जो बी की वो कितनी थी दक्षता? तो ए की जो दक्षता थी वो कितनी थी? 25% थी। और जो बी की दक्षता थी वो कितनी थी? 78.5% थी। तो ए और बी की जो दक्षता होगी, यानी इसकी दक्षता जो होगी तो वो कितना हो जाएगी? यहाँ पास हम डालेंगे ए और बी की जो दक्षता होगी वो कितना होगी? इन दोनों के मध्य में होगी। तो इन दोनों के मध्य में जो होती है वो होती है 65%। तो इन दोनों के मध्य में जो इसकी दक्षता होगी वो होगी 65%। तो इस प्रकार से क्लास ए बी एम्पलीफायर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसकी दक्षता ए से ज़्यादा और बी से कम होती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और अभी तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही नए कुछ सीखने के साथ और नए एनर्जी के साथ और नया उद्देश्य के साथ। मैं आपके साथ हूँ, आप बस तैयारी करते रहिए।
सो थैंक्स, मिलते हैं, बाय बाय।